दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री विषय की शुरुआत करने चल रहे हैं, जो कि हमारा 8वां विषय होगा। इसके पहले मैंने आपको 7 विषय विधिवत पढ़ा दिया, कहीं कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो आज हमारा 8वां विषय आरंभ होने जा रहा है और 8वें विषय की आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर देखेंगे तो आज हमारा 506 नंबर का लेक्चर है। अभी तक मैंने अपनी क्लास में 500 बेहतरीन लेक्चर आपको दे चुका हूं और ऐसे ही शानदार सवालों पर मैंने क्लास में चर्चा किया है। बहुत शानदार ये सीरीज है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस सीरीज में व्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन व्यूज़ आने लगेगा ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि कम से कम व्यूज़ आए, क्योंकि व्यूज़ आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, फिर आप कहाँ खड़े रहोगे, ठीक है। तो बेहतर है कि जल्दी जल्दी आप वीडियो को देखिए और कम से कम शेयर कीजिए, ठीक है। शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर होगा जो ये सोचता होगा, ठीक है। करिए, कोई बात नहीं, सब मजाक की बातें हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग कवर करने वाले 15,180 सवाल। अब तक क्लास में मैं आपको 15,000 सवाल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का ये पहला वीडियो है, ठीक है। आज हमारा रसायन विज्ञान विषय का ये हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए आरंभ करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ डेमो है। अगर असली पिक्चर आपको देखना है तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि सच में पढ़ाई क्या होती है। आप ये कम से कम एक मौका दीजिए दोस्तों, आपको विश्वास दिला दूं, मैं आपका दिल न जीत लूं तो बताइएगा आप, ठीक है। बहुत गजब के बैच लॉन्च हुए हैं दोस्तों, एक बार सिर्फ आप मौका दीजिए, कम से कम डेमो ही देख लीजिए, ठीक है। डेमो ही देख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, तो डेमो ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा, अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। हम लोग पदार्थ या द्रव्य पर चर्चा करने वाले हैं। पदार्थ के 3 भेद होते हैं, ठीक है। उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम तत्व, यौगिक और मिश्रण की चर्चा करते हैं। इन तीनों से संबंधित हम लोग सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो बड़े इत्मीनान से एक एक सवाल मैं आप सभी के समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूं और ऐसे ही सवाल परीक्षा में भी आते हैं। सवाल दे रहा दोस्तों कि जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम चाहे द्रव्य कह दें, चाहे हम उसे क्या कह दें, पदार्थ कह दें, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या लिख दिया जाता है, मैटर लिख दिया जाता है, मैटर, ठीक है। तो द्रव्य, पदार्थ या मैटर दोस्तों इसे कहा जाता है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है। ये द्रव्य की दोस्तों पहचान होती है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल दे रहा है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो पहला दोस्तों ठोस, ठीक है। ठोस को आप लोग क्या बुलाते हैं, ठोस को आप सॉलिड कहते हैं। दूसरी अवस्था इसकी है द्रव। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य और द्रव में अंतर है। यहां द्रव्य लिखा हुआ था, द्रव्य मतलब क्या हो जाता है, पदार्थ या मैटर को कहा जाता है, जबकि द्रव जो होता है ये लिक्विड को कहा जाता है, ठीक है। द्रव यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह लिक्विड हो जाएगा। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है दोस्तों गैस, ठीक है। तो इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अच्छा, आप नहीं जानते होंगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि पदार्थ की चौथी अवस्था दोस्तों कौन सी होती है, तो याद रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है, प्लाज्मा को माना जाता है। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे तो पदार्थ की 4 अवस्था के बारे में पढ़े होंगे। आज मैं आपको पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में भी बताऊंगा। पहले मुझे बताइए प्लाज्मा किसे कहते हैं। सर प्लाज्मा, मैग्मा, ये तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सर निकलता है। अरे वो छोड़िए, अपने भाषा में आप समझाइए कि प्लाज्मा कहते किसे हैं। तो प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, यह एक तरह का अतितापित पदार्थ होता है, ठीक है। यह एक अतितापित पदार्थ होता है, यह आप याद रखेंगे। और इसकी खासियत होती है कि इतना ज्यादा ही हीट होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसके जो परमाणु होते हैं ना, ठीक है, सॉरी, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणुओं से दूर चले जाते हैं। ये इतना ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, कि इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणुओं से दूर चले जाते हैं, तब दोस्तों जाकर ये प्लाज्मा बनता है। खैर, आइए मुद्दे की बात करते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है पदार्थ की 5वीं अवस्था दोस्तों किसे माना जाता है, ठीक है। पदार्थ की 5वीं अवस्था, जी हाँ दोस्तों, पहला हो गया ठोस यानी सॉलिड, दूसरा हो गया द्रव यानी लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन। क्या नाम दोस्तों उसे बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो BIC, बोस आइंस्टीन BEC बोलते हैं, BEC
सी, ठीक है। BEC का मतलब क्या हो जाता है? BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। कंडेंसेट, ठीक है। कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों BEC कहा जाता है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है और इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ को परम शून्य तापमान यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेके जाया जाता है। तब दोस्तों अच्छा, ये परमाणुओं का एक समूह होता है, उसके बाद दोस्तों ये BEC कण में बदल जाता है। इसे सुपर एटम भी कहा जाता है, सुपर परमाणु भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। खैर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि द्रव्य यानी क्या हो गया? द्रव्य जैसे ही लिखा ना, आप द्रव नहीं समझिएगा। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पीछे आपको समझाया कि द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है मैटर, और मैटर वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ भार होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? यह क्या करता है? यह स्थान भी घेरता है प्लस इसका कुछ न कुछ भार होता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब सवाल पढ़िए क्या लिखा है। करा द्रव्य की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जब कभी आकार और आयतन निश्चित हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आकार निश्चित हो जाए प्लस उसका आयतन भी निश्चित हो जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा इस अवस्था को कहा जाता है ठोस। क्या कहा जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ठोस कहा जाता है, क्योंकि ठोस का अपना आकार होता है, ठीक है। जबकि द्रव का अपना आकार नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में भरा जाएगा उसका आकार वैसा हो जाएगा। थाली में रखेंगे तो थाली का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे लिक्विड को तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, लोटे में रखेंगे तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास में रखेंगे तो उसका मतलब जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार वह ग्रहण कर लेता है, तो उसका आकार निश्चित नहीं होता। जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए। कह रहा द्रव्य की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार पात्र के आकार का जैसा होता है। उसका आकार कैसा हो जाता है? पात्र के आकार का जैसा हो जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहां पे याद रखिएगा आकार जो होता है दोस्तों, आकार सॉरी पहले लिखिए आयतन जो होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है प्लस आकार दोस्तों, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? तो मैं बात कर रहा हूं द्रव की। किसकी बात कर रहा हूं? द्रव की, द्रव्य नहीं, द्रव। द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? तो द्रव कहा जाता है लिक्विड को। किसे कहा जाता है? लिक्विड को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, आप केवल मेरे साथ बने रहो। आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है, आज आपका कॉन्सेप्ट में इतना क्लियर करूंगा। अभी तो आसान आसान सवाल आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़े घिसे पिटे सवाल हैं। अरे भाई शुरुआत कर रहे हैं, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, क्या चाहते हो? मतलब कुछ ऐसा पढ़ा दें कि बच्चे भाग जाएं क्लास छोड़कर? आराम आराम से पढ़ना है। और हम तो कोशिश करते हैं कि एक सिंगल चैप्टर हमारी नज़र से ओझल ना हो, हर चैप्टर पे चर्चा करते हैं, हर टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो क्यों परेशान होना। जब आज हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है तो अभी मैं तत्व के बारे में पढ़ाऊंगा, यौगिक के बारे में पढ़ाऊंगा, मिश्रण के बारे में बताऊंगा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बताऊंगा। चिंता न कीजिए, क्लास में बने रहिए सिर्फ, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। दोनों निश्चित नहीं हो पाता है, आयतन भी पात्र के आयतन के आकार के जैसा हो जाता है और आकार तो चेंज होता ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा आयतन और आकार, ठीक है। आयतन प्लस आकार, आयतन प्लस आकार, ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों? अनिश्चित हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। ऐसा कब होता है दोस्तों? ये अनिश्चित वाली बात कहाँ की है? जब द्रव की गैस अवस्था होती है तो, ठीक है। गैस अवस्था में, ठीक है, ये मामला हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जिस पात्र में गैस को भरा जाता है उसका आयतन भी उसी के अनुरूप हो जाता है और उसका आकार भी उसी के अनुरूप हो जाता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा पदार्थ के कौन से पदार्थ तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं? बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको इस सवाल का उत्तर देना है। अब यहां से कठिन सवालों की शुरुआत होने चल रही है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछ रहा है पदार्थ कौन से हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य या ऐसा मैटर आपको बताना है जो क्या हो दोस्तों? जो ठोस, द्रव, गैस
तीनों तरीके से पाए जाएं, ठीक है, ठोस अवस्था में भी मिलते हो, द्रव अवस्था में भी मिलते हो और गैस अवस्था में मिलते हो। तो मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक ही जवाब जानते हैं, वाटर। वाटर यानी जल, जल, ठीक है, केवल यही जानते हैं कि जल ही ऐसा है जो इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की ठोस अवस्था बर्फ आप देख रहे हैं, जल की द्रव अवस्था दोस्तों आप जो है पानी को देख रहे हैं, और जल की गैस अवस्था जो है दोस्तों वो आप भाप को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या जल के अलावा भी ऐसा कोई पदार्थ है जो इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाए, तो मुझे लगता है कोई बच्चा और बताने वाला नहीं है, ठीक है। अब यही होता है, स्टडी 91 पर आने के बाद आप क्या कुछ नया सीखते हैं जरा वो सुनिएगा। जल के अलावा भी दो और ऐसे पदार्थ हैं जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम है गंधक, दूसरे का नाम है फास्फोरस। कौन कौन से हैं दोस्तों? गंधक, गंधक प्लस फास्फोरस, ठीक है। गंधक और फास्फोरस ऐसे पदार्थ हैं जो इन दोनों अवस्थाओं में दोस्तों पाए जाते हैं। लेकिन बस याद रखेंगे इसके साथ कि विशिष्ट अवस्था में, ठीक है, विशिष्ट अवस्था में, और जल भी तो विशिष्ट अवस्था में अलग अलग रूप में रहती है। भाई अगर ठंडा कर दिया गया जल को तब ना बर्फ बनेगा, नहीं करेंगे ठंडा तो नहीं बनेगा बर्फ, समझ रहे हैं ना। जब गर्म करेंगे तब ना भाप बनेगा, वाष्प बनेगी, तब ना गैस का रूप धारण करेंगे, और नहीं गर्म करेंगे तो नहीं धारण करेगी। तो कोई ना कोई उसके साथ विशिष्ट अवस्था तो लानी पड़ेगी। उसी तरह से गंधक और फास्फोरस के साथ भी दोस्तों विभिन्न तापमान और विभिन्न दबाव पे ये गंधक और फास्फोरस भी इन तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, एक नया प्रश्न आपको मिला कि नहीं? अभी तक जो पढ़ाया वो आपको आता था, लेकिन अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ये कुछ नया आपको मिलेगा नया। जब आप रिसर्च करके पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको नया नया मिलते जाएगा। अगला सुनिए, करा द्रव्य के कौन से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। द्रव्य के प्रकार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। किसका प्रकार पूछ रहा है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है द्रव्य। द्रव्य यानी फिर से बार बार लिख रहा हूं कि कहीं भी द्रव्य लिखा हो, कहीं भी पदार्थ लिखा हो, कहीं भी मैटर लिखा हो तो आपको घबराना नहीं है। इसके 3 भेद दोस्तों कौन कौन से हैं? तो द्रव्य के 3 भेदों में तत्व आता है, यौगिक आता है और मिश्रण आता है। क्या क्या आता है दोस्तों? तत्व आता है, यौगिक आता है और मिश्रण आता है। ये दोस्तों द्रव्य के 3 अलग भेद होते हैं। तो इनके आधार पर दोस्तों ये वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके आधार पर भी हमें थोड़ा सा और ब्रीफ करके मैं आपको नए नए सवालों को बताता हूं, ठीक है। चलिए, करा समान प्रकार या आप कह लीजिए समान परमाणु क्रमांक, ठीक है। समान परमाणु क्रमांक, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों जो सीरियल नंबर होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। खैर कह रहा है समान प्रकार या समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ। यहां पे एक शब्द लिखा है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ। इसको आपको याद रखना है। अगर पदार्थ में अशुद्धि आ जाएगी तो मामला बदल जाएगा। अगर समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व की खासियत होती है कि तत्व क्या होते हैं? यह शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। प्लस दोस्तों जहां कहीं तत्व लिखिएगा वहां शुद्ध पदार्थ याद रखेगा। और एक चीज और याद रखेगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। प्रोटॉन तत्व में याद रखेंगे प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों पॉइंट से खोद कर एग्जामिनर सवाल बनाता है। पूछेगा सवाल कि बताओ किसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है? ऑप्शन दे देगा, तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में। तुरंत आप तत्व जवाब दीजिएगा एकदम। मतलब मैं अपने बोर्ड पे जितनी चीजें लिखता हूं ना, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक लाइन भी मैं इधर उधर का नहीं लिखता हूं। केवल जो काम की चीजें, सिर्फ उतनी चीजें बताता हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन भी ना हो, और सारी चीजें जो है एज इट इज आपको याद रखनी, कुछ भी कट भी नहीं करना आपको, ठीक है। लिख रहा है वर्तमान में ज्ञात। अब एक एक सवाल सुनिए। अभी आपको लग रहा था ना कि बहुत आसान है केमिस्ट्री, बहुत आसान बिल्कुल है, लेकिन साथ में पढ़ेंगे तब। करा वर्तमान में ज्ञात तत्व कितने हैं? कितने ज्ञात तत्व हैं? ये जितने भी दोस्तों ज्ञात तत्व हैं ना, इनको कहां रखा गया है? इनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, ठीक है। इनको दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है, अभी छोड़िए, ठीक है, पहले समझिए कि वर्तमान में कितने अभी नीचे बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। वर्तमान में कितने ज्ञात तत्व हैं? तो पहला सवाल क्या हो जाएगा? अगर आपसे ज्ञात तत्व के बारे में पूछ रहा हो
तो बताएगा 118। कितने दोस्तों? वर्तमान में ज्ञात तत्व कितने? 118। अब पता सवाल क्या आता है? सवाल यह आता है कि इसमें से कितने प्राकृतिक हैं और कितने कृत्रिम हैं। क्या पूछता है सवाल? इसमें से दो सवाल बनता है, कितने प्राकृतिक हैं, ठीक है, कितने प्राकृतिक रूप में कितने पाए जाते हैं और कितने कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से यानी लैब में तैयार किया गया है, वो भी दोस्तों पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, वो भी तत्व ही हैं, लेकिन वो पाए नहीं गई हैं, उनको बनाया गया है। तो अब 118 में प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हुए हैं वो कुल 94 तत्व मिले हैं। कितने तत्व दोस्तों? कुल 94 तत्व प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और 24 तत्व दोस्तों लैब में बनाए गए। ठीक है, 24 तत्व दोस्तों, 24 तत्व जो हैं ये लैब में तैयार किए गए। और एक चीज और पूछता, पता है कि इन 118 में से कितने तत्व सूक्ष्म हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां अलग पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रहे 118 में से 6 तत्व अति सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। ये अलग से याद रखिएगा कि 6 ऐसे हैं दोस्तों जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं, अति सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें अत्यंत सूक्ष्म तत्व दोस्तों कहा जाता है 118 में से। ठीक है, अब एक एक करके आपके मन में आ रहा होगा कि सर 118 में से कितना ठोस है, कितना द्रव अवस्था में पाया जाता है, कितना गैस अवस्था में पाया जाता है, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये वाला विभाजन आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए, करा वर्तमान में जो 118 ज्ञात तत्व हैं उनमें से कितने सामान्य दशाओं में गैस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा 118 तो क्या हो गया दोस्तों? 118 तो ये क्या हो गया? ज्ञात तत्व हो गया। ठीक है, ज्ञात तत्व हो गया। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा दोस्तों कि ये बताइए 118 में से कितने गैस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कुल 11। ठीक है, 11 गैस अवस्था में, 2 द्रव अवस्था में, 13 निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 11। अब सवाल ये आता है, मैं इसको थोड़ा छोटा में लिख दूं, नाव ग्रहों का नाम लिखवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, कुल 11 तत्व जो है ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में भी सवाल आ ही रहा होगा, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप हैरान परेशान हो ही जाएंगे कि सर वो 11 तत्व कौन कौन से हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, सर उसको लिख देते तो बड़ा अच्छा रहता। लिखिएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? H, कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा नाइट्रोजन को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से लिखा जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक एक करके लिखते चले। आगे लिखिएगा ऑक्सीजन, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन ये भी तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 हो गया। चौथा, ठीक है, चौथा ऑक्सीजन के बाद लिखिएगा फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को इधर लिख दे रहा हूं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 4 हो गया ना। पांचवा है क्लोरीन भी दोस्तों गैसीय रूप में होता है, इसको Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 5 के बाद अब थोड़ा अलग पेन से लिखेगा यहाँ पे 5 और 6 दोस्तों, 6 अन्य नोबल गैस। ठीक है, 6 अन्य नोबल गैस हैं दोस्तों, उनको तो 6 और 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर आपके मन में आ गया सवाल कि नोबेल गैस सर कौन कौन सी हैं? तो नोबेल गैस में कौन कौन आता है दोस्तों? इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले लिखेगा हीलियम को H, अगर मैं लिखूंगा अभी प्रतीक चिन्ह तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए एक एक करके लिख दे रहा हूं। पहले लिखेगा हीलियम, फिर लिखेगा नियान, आर्गन। ठीक है, नियान, आर्गन, जो विद्युत बल्ब वगैरह होता है ना उसमें यही आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन दोस्तों, जब कहीं ज्वालामुखी वगैरह फटता है या कहीं सुनामी वगैरह आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वो ये वाला था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये 6 और 5 कुल 11 हो गए। ये 11 ऐसे हैं जो सामान्य रूप से गैस अवस्था में पाए जाते हैं कुल 118 में से। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर रिवीजन कर दीजिए। हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था,
फ्लोरीन था, क्लोरीन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था। अरे पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, अब पढ़ोगे सब याद होगा, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन। और बाकी के जो 6 हैं वो नोबल गैस थे, जिसमें हीलियम था, नियान था, आर्गन था, क्रिप्टान था, जेनान था और रेडॉन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि वर्तमान में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वर्तमान में 118 ज्ञात तत्व में से कितने सामान्य दशाओं में क्या है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्रव अवस्था में 2 तत्व, ठीक है, 2 तत्व ऐसे हैं दोस्तों, 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ 2 ही तत्व ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 तत्व हैं दोस्तों, तो इसको याद करना भी आसान है, ठीक है। एक तो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन को BR बिहार ठीक है, और एक दोस्तों पारा है, पारा को Hg लिखते हैं, इसको मरकरी भी कहा जाता है। पारा को क्या कहते हैं दोस्तों, मरकरी भी कहा जाता है, Hg। तो ब्रोमीन और ये हो जाएगा दोनों, तो इसको आप याद रखेंगे, Br और Hg, ये 2 जो हैं द्रव अवस्था में मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ढंग से इन्हें समझिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि वर्तमान में जो 118 ज्ञात तत्व हैं उनमें से कितने ठोस अवस्था में मिलते हैं। अरे भैया एक बात बताइए, अगर 118 में से 13 घटा लिया जाए, ठीक है, 118 देखो, कुल ज्ञात तत्व कितना है दोस्तों, 118 माइनस, ठीक है, माइनस गैस, ठीक है, तो गैस वाला कितना था 11, ठीक है, माइनस जो द्रव वाला था कितना 2, तो अब ये क्या बच गया दोस्तों, तो जो बचेगा वही ठोस होगा, ठीक है, वही ठोस वाला होगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, अगर 111 2 13 हो जाएगा, 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 105, ठीक है, 5 3 8 10 18, तो 105 ऐसे हो गए दोस्तों जो ठोस अवस्था में हमें मिलते हैं। ये आपका जवाब हो गया, मैंने कुछ कठिन नहीं बताया, ठीक है, ये एकदम आसान भाषा में आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। ऐसे कौन से ऐसे 2 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर या ठीक उसके ऊपर ही पिघल जाते हैं, यहां तक कि हमारी हथेली में भी पिघल जाते हैं, ठीक है। ऐसे 2 देखिए, अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे तो आपने पढ़ा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे तत्व हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ब्रोमीन के बारे में पढ़ा था पहला, दूसरा दोस्तों पारा के बारे में पढ़ा था। ये दोस्तों ये हमेशा द्रव अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा द्रव अवस्था में रहते हैं। लेकिन यहां मामला अलग है, यहां इन दोनों के बारे में नहीं जानना चाह रहा है। जो बच्चा रट्टू तोता वाला होगा वो तो यही ढूंढेगा, आपके ऑप्शन में दोनों का नाम ही नहीं मिलेगा। अब सुनो क्या कहना चाहता है, बहुत ध्यान सुनना। कौन से ऐसे 2 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर या ठीक उससे ऊपर ही पिघल जाते हैं, यानी अगर कमरे के तापमान पे नहीं रहेंगे तब वो ठोस हैं। तो आप यहां लिखिएगा, यहां कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, यहां समझिएगा बात को, ठीक है। सामान्यतः ये कैसे होते हैं, ठोस, ठीक है, किंतु कमरे के तापमान पर ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, द्रव अवस्था में हो जाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो मुझे बताओ सवाल अलग हुआ कि नहीं। आप जितनी जल्दीबाजी में ब्रोमीन और पारा उत्तर देने जा रहे थे, भाई गलती होने से मैं बचा सकता हूं। एक शिक्षक का काम क्या है, मिस्टेक नहीं होना। और मिस्टेक कब नहीं होगा, जब आप मन से पढ़ेंगे, जब आप ढंग से पढ़ेंगे, तब मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि सामान्यतः ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये द्रव अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या क्या है, ऐसे होता है, इसमें है सीजियम को दोस्तों लिखेगा CS और गैलियम, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, यहां पे मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं कि थोड़ा देखिए। एक है दोस्तों सीजियम को C, कैपिटल C और स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक है गैलियम, ठीक है। तो सीजियम और गैलियम का नाम दोस्तों याद रखेंगे, गैलियम को Ga से रिप्रेजेंट किया जाता है, Ga से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। यह सामान्यतः ठोस होते हैं, बस कमरे के तापमान पे ले जाने पे दोस्तों द्रव अवस्था में हो जाते हैं, तो इनको अलग से याद रखेंगे, ठीक है। बाद में हमें परेशान न कीजिएगा कि नितिन सर ने नहीं समझाया, नहीं बताया।
कर तत्वों को किन प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तत्वों को किन प्रमुख दो, तत्वों के कितने भाग होते हैं दोस्तों, ये जो तत्व आप पढ़ रहे हैं इनको किन दो भागों में बांटा गया है, तो इनके दो भाग हैं, धातु और अधातु। पहला भाग क्या है, एक भाग है धातु यानी मेटल, धातु यानी मेटल, और दूसरा भाग है अधातु यानी नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो आइए धातु अधातु से संबंधित भी दो चार सवाल हम लोग यहां देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं आपको, अभी तक मैंने 7 विषय आपको पढ़ा दिया। कितना विषय, 7 विषय आपको पढ़ा दिया, जिसमें से ये प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ा दिया गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी पूरा इतिहास ऐसे ही जैसे आज केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, इसी तरह से भारतीय संविधान पढ़ा दिया गया, विश्व का भूगोल पढ़ा गया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया गया, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा ज्योग्राफी, चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड, सब आपको पढ़ा दिया गया। साथ ही साथ मैंने आपको फिजिक्स विषय पढ़ा दिया। कितना विषय हो गया, 3 3 6 1 7 विषय तो पढ़ा चुका हूं। अब जाके 7वां विषय दोस्तों केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, और अब तक दोस्तों याद रखेंगे हम आपको 500 क्लास दे चुके हैं और 15,000 सवाल भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब देर ना कीजिए, भरोसा है तो स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पर आइए, और निःशुल्क की तैयारी चल रही है अभी तो। अरे भैया निःशुल्क भी चल रही, प्लस मैं भी कर रहा हूं कि डेमो है। अरे डेमो में सर इतना पढ़ा रहे हैं तो पैसा दोगे तो और पढ़ाएंगे ना। ठीक है, आइए कभी फाउंडेशन बैच में आइए, एक अलग रूप, एक अलग तौर तरीका आपको दिखेगा, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, जो धातु अधातु से संबंधित है उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है उच्च क्वथनांक एवं गलनांक। ठीक है, उच्च क्वथनांक एवं गलनांक किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो ये धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, धातुओं की विशेषता होती है, धातुओं की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, जरा उसको आप अपने भाषा में अगर नोट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, धातुओं की विशेषताएं। ठीक है, धातुओं की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, अब देखिए धातुओं की विशेषताएं में नोट करिएगा। पहली बात तो धातुओं में चमक होती है। क्या होती है दोस्तों, चमक होती है। ठीक है, प्लस धातुओं में उच्च क्वथनांक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उच्च क्वथनांक भी पाया जाता है, और धातुओं में उच्च गलनांक भी पाया जाता है। ये सब दोस्तों धातुओं की खासियत होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कम शब्दों में ज्यादा पढ़ते हुए चलिए, ये आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, यहां एक शब्द लिखा दोस्तों निश्चित अनुपात, यानी मिक्स करने में रेशियो, अपने मन से नहीं कि चीनी और नमक का घोल बना रहे हैं तो पनिया में चाहे 2 चम्मच चीनी डाल दो, चाहे 3 चम्मच, चाहे 4 चम्मच, स्वादानुसार नमक चाहे जितना डाल दो, नींबू चाहे जितना का, तो हम यहाँ जूस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ अनुपात निश्चित होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। गलतियां कैसे होती हैं, आज मैं 2-3 सवाल आपको बताऊंगा जहां बच्चे हमेशा गलती करते हैं, बस छोटी सी चूक हो जाती है उनसे, आज के बाद गलती नहीं होगा। पहली बात, जब कभी 2 या 2 से अधिक तत्व मिल रहे हो, अगर वह निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और रासायनिक संयोग से मिलने पर बनने वाले पदार्थ हैं, तभी वो यौगिक कहलाते हैं। अगर ये निश्चित अनुपात से नहीं मिलते हैं तब मिश्रण हो जाता। आप क्या कहते हैं, चीनी नमक के घोल को मिश्रण कहते हैं कि यौगिक कहते हैं, बताइए। सर हम तो उसको मिश्रण कहते हैं ना। आप नींबू पानी का घोल बनाइए, नींबू पानी के साथ चीनी मिला दीजिए, नींबू पानी के साथ नमक, आप उसे क्या कहते हैं, मिश्रण ही तो कहते हैं। ठीक है, वो मिश्रण है। क्यों, उसमें अनुपात निश्चित नहीं। 2 चीजें वहां ध्यान देना, एक तो अनुपात वाली बात, दूसरा रासायनिक संयोग वाली बात, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा। तो एक तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है। जब इन दोनों को मिलते हैं तब इससे क्या बनता है दोस्तों, तब इससे बनता है यौगिक, और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं, यौगिक या कंपाउंड, इसे आप याद रखेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे पानी हो गया, पानी और पानी के साथ दोस्तों नमक, गंधक, ये सब मिला दिए, सब कंपाउंड होता है। अरे पानी देखिए 2 चीजों से मिलकर बनता है। किससे किससे मिलकर पानी बनता है बताइए, जैसे जल, आप जानते हैं जल कैसे बनता है, H2O से बनता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों गंधक याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से गंधक याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नमक याद रखेंगे। नमक भी एक तरह का यौगिक होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, आगे हम लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा भौतिक विधियों द्वारा
किस पदार्थ को उसके अवयवों में विघटित नहीं किया जा सकता है। देखो, यौगिक को विघटित नहीं कर सकते हो, यौगिक अगर होगा तो उसको विघटित नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन देखो केवल रासायनिक आधार पर विघटित हो सकते हैं, केवल रासायनिक आधार पर विघटित होंगे। ठीक है, होंगे, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। और यहां क्या दिया दोस्तों, ध्यान रहे, यहां जो शब्द लिख दिया, क्या लिख दिया है, भौतिक विधियों द्वारा नहीं, भौतिक विधियों द्वारा नहीं। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा दे रहा हूं, द्वारा नहीं। इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे छन्नी लेके सोचो कि पानी में से H2O को अलग कर लेंगे, तो अलग कर लोगे, कर लो, गर्म पानी होगा, कर लो, अलग होगा, अलग नहीं। तो आप इसे भौतिक विधि से नहीं अलग कर सकते, आप इसके बंधनों को तोड़ करके जरूर अलग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर, अरे हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तभी तो H2O बनेगा। ठीक है, तब ना H2O बनेगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या जो है समझाना सिखाना चाह रहा हूं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस पदार्थ के गुण उसके अवयवों के गुण से भिन्न होता है। बहुत अच्छा सवाल दिया दोस्तों, ये अपने आप में इतना टेक्निकल सवाल है, इसका जवाब आप जल्दी नहीं दे पाओगे। ठीक है, कर वे पदार्थ जिसके गुण उसके अवयवों से भिन्न होते हैं। मैं बताऊं, इसका उत्तर है यौगिक, लेकिन आप रटिए ना, पहले मैं बताऊं क्यों। ठीक है, यौगिक, जिसे आपने पीछे क्या पढ़ा कि यौगिक को हम कंपाउंड मानते हैं। ठीक है, कंपाउंड, इंग्लिश में से कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। एग्जांपल है दोस्तों नमक का। नमक को हम कहते हैं NaCl। ठीक है, NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। आप में से हर बच्चा जानता है कि नमक जो है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये खाने वाले नमक की बात कर रहे हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना दोस्तों, एक तो सोडियम से मिलकर बना है, सोडियम को Na लिखते हैं, और दूसरा दोस्तों क्लोराइड यानी क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को ही तो हम Cl लिखते हैं। ठीक है, जो सोडियम होता है दोस्तों ये विस्फोटक है। आप बात को समझिए, सोडियम की प्रकृति कैसी होती है, सोडियम की प्रकृति विस्फोटक होती है और क्लोरीन की प्रकृति जहरीली होती है। समझिएगा बात को, ये मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं, इसकी प्रकृति जहरीली होती है और सोडियम की प्रकृति विस्फोटक होती है, और हमने दोनों को मिला करके नमक बना दिया और खाने लगे, उसको नमक बना के हम खाते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्या इन दोनों के मिलाने से जो नमक तैयार हुआ है, समझिएगा बात को, इन दोनों को मिलाने से जो नमक तैयार हुआ, क्या यह भी जहरीला है, क्या विस्फोटक है? नहीं। नमक क्या दोस्तों, नमक एक प्रकार का यौगिक है और यह उदासीन होता है। ठीक है, यह उदासीन है, मतलब इसमें इसके गुण नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखेगा, भिन्न गुण पाए जाते हैं, भिन्न गुण। कहने का तात्पर्य क्या है, जिससे मिलकर बना है उसका गुण इसमें नहीं होता, इसमें नया गुण आ जाता है, इसमें नया गुण आ जाता है। बस इतना सा आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां क्या लिखा है कि किस पदार्थ के गुण उसके एलिमेंट के गुण से अलग होते हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जो चीज जिससे मिलकर बन रहा है उसका गुण तो उसमें हो। अरे अच्छा है, नहीं भैया, अगर जहरीला वाला गुण होता तो नमक जहर बन जाता, विस्फोटक वाला गुण होता पेटवा में फूट जाता। समझिए बात को, समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया, मुझे जैसा उदाहरण लगा मैंने उस हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करा, किस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, अतः यह एक प्रकार का समांगी द्रव्य है। ठीक है, समांगी द्रव्य, जब संगठन समान होगा दोस्तों तो यह समांगी द्रव्य होगा ही। और यह खासियत भी दोस्तों किसका होता है, यह खासियत भी यौगिक का ही होता है। करा, किस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का समांगी द्रव्य होता है। तो यौगिक जो कंपाउंड होता है दोस्तों, यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यह एक समांगी द्रव्य का उदाहरण है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा, किन पदार्थों के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था उच्च गलनांक प्लस क्वथनांक।
ये किसकी खासियत थी दोस्तों? ये धातु की खासियत थी कि धातुओं के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। अभी क्या कर रहा है? कर रहा है किसमें? निश्चित होते हैं। उच्च की बात नहीं, यहां निश्चित की बात कर रहा है। तो यौगिक की खासियत होती है, यौगिक जो होते हैं ना, यौगिक में क्वथनांक और गलनांक एकदम फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। ये आप याद रखेंगे। जैसे शुद्ध यौगिक के उदाहरण के रूप में हम पानी को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे शुद्ध यौगिक का उदाहरण दें, ठीक है, शुद्ध यौगिक किसे कह सकते हैं दोस्तों? तो जल को, जल यानी वाटर, ठीक है, जल यानी वाटर जो दोस्तों यह शुद्ध यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। और इसका क्वथनांक गलनांक निश्चित होता है H2O, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसा पूछे सवाल वैसा दीजिए उत्तर। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यौगिकों के दो विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ठीक है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो पहले ही बता दिया कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कितने होते हैं? यौगिक यानी कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों, कंपाउंड के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो इसके दो भेद होते हैं। कौन सा होता है? एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है, ठीक है। एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक, ये दो भेद होते हैं यौगिकों के, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यौगिक में दो तीन चीज मैंने बताया था दोस्तों। एक तो निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। क्या बताया था? एक निश्चित अनुपात दोस्तों याद रखेंगे। दूसरा नया तत्व याद रखेंगे, ठीक है। नया तत्व, इसकी अपनी खुद की विशेषता होती है। ये दो चीजें कभी आपको नहीं भूलना है। करा जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, यौगिक दोस्तों बनता कैसे? रासायनिक संगठन से यौगिक बनता है, ठीक है। निश्चित अनुपात रहता तब बनता है। क्षारीय और अम्लीय दोनों अगर प्रकार मिल जाएंगे तो ये लवण बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? अगर क्षारीय और लवणीय दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाता है? यह लवण साल्ट को नमक मत बोलना, नमक NaCl को कहा जाता है, वह एक यौगिक होता है। यहाँ लवण की इंग्लिश दोस्तों क्या होता है? साल्ट होता है, तो ये अलग साल्ट है, ठीक है। तो लवण आप याद रखेंगे। लवण में होता क्या है? अम्ल जो होता है वो ऋणायन होता है, क्षार जो होता है वो धनायन होता है। ध्यान दीजिएगा, बनता कैसे है? ये दो चीजों से मिलकर बनता है। जो अम्ल होता है वो ऋणायन होता है, ऋणायन, ठीक। और जो क्षार होता है यह धनायन होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के मिलने से, ठीक है, इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? इन्हीं दोनों के मिलने से लवण बनता है, ये आप याद रखेंगे। और लवण की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी दोस्तों कहा जाता है। भाई प्लस माइनस मिलकर उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रखेंगे, पूछता है परीक्षा में सवाल। कह रहा है किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? कोई भी अम्ल है, अम्ल का मतलब अभी आपको बताया कि अम्ल जो होता है दोस्तों ये ऋणायन को कहा जाता है। अम्ल क्या होता है? ये ऋणायन होता है। क्षार जो होता है दोस्तों यह धनायन होता है, धनायन, ठीक है। तो ये ऋणायन हो जाता है, यह धनायन, दोनों मिलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उदासीन बनेगा। अच्छा, क्या पूछा दोस्तों? क्या प्राप्त होता है ना? तो प्राप्त तो दो चीज होगा। क्या क्या प्राप्त होगा? लवण, लवण यानी साल्ट आपको मिल सकता है मिलने से। दूसरा चीज मिलेगा जल यानी वाटर, ठीक है। इन दोनों के मिलने से यही दो चीज प्राप्त होते हैं और ये होते उदासीन हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती दोस्तों? तो उदासीन प्रकृति होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। करेक्ट। कौन से यौगिक, लगभग सभी प्रकार के यौगिक, कौन से बोलने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी यौगिक आयनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आयनिक ठोस हैं और सभी प्रबल विद्युत अपघट्य माने जाते हैं, ठीक है। तो वे कौन से यौगिक होते हैं दोस्तों? तो जो लवण होते हैं ना, ये उसकी खासियत है। लवण यानी साल्ट की खासियत है। साल्ट में होता क्या दोस्तों? अम्ल एवं क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं, ठीक है।
उदासीन हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और यही जो उदासीन है दोस्तों, यही क्या है, यही प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, ठीक है। यही प्रबल विद्युत अपघट्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, किसी अम्ल की क्षारक से नहीं, किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराने पर जो लवण बनता है उसे क्या कहते हैं। अम्ल की क्षार से करा रिएक्शन करा दें, करो रिएक्शन, बार बार तो बता रहा हूं कि दोनों मिलेंगे तो लवण बनाएंगे, ठीक है। तो आपके परीक्षा में हो सकता है लवण दे दे, आपकी परीक्षा में हो सकता है सरल लवण दे दे, ठीक है। लवण और सरल लवण बनेगा, लवण ही। अब उसमें दो तरह के लवण होते हैं, सरल होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो सरल लवण ही दोस्तों यहां बनेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे नमक का उदाहरण ले लिया था आपने, ठीक है, जैसे नमक का उदाहरण ले लिया था, नमक को क्या कहते हैं, NaCl कहा गया, ठीक है। नमक का उदाहरण ले लिया गया, ठीक है। या फिर और उदाहरण क्या हो सकता है आपको है, तो नमक के अलावा और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड का उदाहरण ले लीजिए। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड के लिए Cl हो जाएगा तो KCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों है, बहुत सारी हैं, ठीक है, इत्यादि कर लीजिए, इत्यादि। जब आप आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों ढेर सारे भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी तो आज पहली क्लास है, अरे कितना निचोड़ दोगे भाई, कुछ आगे के लिए भी रख दो। केमिस्ट्री हम लोग यहाँ खत्म थोड़े कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। करा, दो सरल लवणों के संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो दो सरल लवण के मिलने से बने, संयोग मतलब मिलने से, दो सरल साल्ट के मिलने से यौगिक तैयार हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो साल्ट के मिलने से तैयार होता है, द्विक लवण। द्विक मतलब क्या हो जाता है, द्विक का तात्पर्य हो जाता है दो, द्विक का अर्थ क्या हो जाता है, द्विक का मतलब हो जाता है दो, तो दो लवण, अरे सीधा सीधा कहा है कि दो सरल लवण मिल रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विक लवण कहा जाता है। और ये यौगिक तैयार करते हैं दोनों लवण मिलकर, ठीक है। तो याद रखेगा, हाँ एक चीज और याद रखेगा, ये जितने भी द्विक लवण होते हैं ये केवल ठोस अवस्था में ही होते हैं, ठीक है, केवल ठोस अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, केवल ठोस अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। द्विक लवण जितने भी होते हैं ये केवल और केवल ठोस अवस्था में मिलते हैं। कभी कभी दोस्तों यहां से जाकर सवाल पूछ लिया जाता है। कह रहा है, दो सरल लवणों या सरल लवण और उदासीन अणुओं से बने वे लवण क्या कहलाते हैं जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था व विलयन दोनों में बना रहता है। अभी अभी मैंने इसे बताया, इसी को कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण की विशेषता, द्विक लवण की विशेषता में ये आप दो विशेषताएं याद रखेगा, एक तो ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, ठीक है। तो याद रखेगा ठोस, एक मिनट सुनिए, यहां लिखा है कि जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था और विलयन दोनों में होता है, अरे विलयन, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये दोनों लगभग विशेषताएं पाई जाती हैं, विलयन में भी आ जाते हैं। इसमें कभी कभी आपको जटिल लवण भी मिल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, द्विक लवण की विशेषता में ठोस मानते हैं, लेकिन जहां कहीं ठोस प्लस विलयन की बात करता है तो लोग अपना जवाब थोड़ा अलग देते हैं। इस मामले में लोग जवाब देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोग अपना जवाब देते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। नाम सुना है कॉम्प्लेक्स साल्ट का। कॉम्प्लेक्स साल्ट मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इसे जटिल लवण कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, जटिल लवण कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो थोड़ा सा हट करके जवाब है, जबकि पीछे मैंने बताया कि भैया द्विक लवण वो केवल ठोस अवस्था में पाया जाए, यहां विलयन की भी बात करा, तो आप ये दोनों चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मिसमैच कभी कभी एग्जाम में होता है। दो या दो से अधिक किन्हीं भी पदार्थों, किसी भी लिख दीजिए, किसी भी पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से, अरे बाप रे क्या लिख रहा है, करा किसी भी अनुपात में मिला दें। अरे कौन, अगर देखो सुनो, अभी मैंने क्या कहा, अगर निश्चित अनुपात में मिलाते, ठीक है, अगर निश्चित अनुपात में मिलाते तो क्या बनता, तो यौगिक बनता। क्या बनता, यौगिक बनता। यौगिक यानी कंपाउंड, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। यहां कह रहा है किसी भी अनुपात में, तब
तब क्या हो जाएगा, मिश्रण, ठीक है, यानी मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर की खासियत होता है कि इसको किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये रासायनिक बंधन के बिना ये भौतिक संयोजन पर दोस्तों आधारित होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख लीजिए बल्कि यहां पे, ठीक है, ये जो होता है ये रासायनिक संयोजन पर आधारित है, ठीक है, रासायनिक संयोजन, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होता है दोस्तों, मिक्सचर में भौतिक संयोजन होता है, ठीक है, भौतिक संयोजन होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि किन पदार्थों के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो भौतिक विधियों द्वारा दोस्तों जो मिक्सचर वाले हैं, ठीक है, मिश्रण, ठीक है, मिश्रण के अवयवों को हम भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक संयोजन द्वारा बना होता है, ठीक है। लिखिएगा क्योंकि यह भौतिक संयोजन द्वारा अरे वही नींबू पानी, ठीक है, नमक, ठीक है, बना होता है। आपने मिला लिया नींबू पानी नमक, जितना चाहिए आप उतना मिला, ज़्यादा नमक डाल लीजिए, ज़्यादा पानी ले लीजिए, ज़्यादा नींबू गार लीजिए, जितना हो, ठीक है। तो भौतिक संयोजन है, आप खुद से ही तो कर रहे हैं, भौतिक मतलब जहां आप स्वयं से करें, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सारी क्लास इस पर चल रही है। कम से कम एक बार डेमो जरूर देखिए, जो हमारे पेड कोर्स हैं दोस्तों, मैं परचेज करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूँ। अरे डेमो देखे रहेंगे तो कभी खरीदने की इच्छा होगी तो खरीद लीजिएगा, और डेमो देखने से आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जितना फ्री वीडियो कम से कम उतना तो देख ही लो। ऑनलाइन क्लास में कौन डेमो देता है, लोग सोचते हैं बच्चा पहले देख लेगा, क्वालिटी जान जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है, हम लोग नहीं करते। मैं तो सोचता हूँ कि बच्चा क्वालिटी जाने। अरे भाई, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप जिसकी बात आपको समझ में आया आप उसका कोर्स ज्वाइन करिए, फिर आपको स्टडी 91 पर समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि नितिन सर अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, हमें समझा ले रहे हैं, तब आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुद्दा कोर्स सेल करना नहीं है, मुद्दा सीखना है। आप सीखने के लिए आए हैं ना, तो इसीलिए बुला रहा हूं कि एक बार आइए, डेमो देखिए, बढ़िया तैयारी होगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप दोस्तों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।